आउच। ये लगा मेरे सर पे, कोई नहीं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बारी मुझे बताएंगे, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आज का दिनांक है दिनांक 3 अक्टूबर 2024। शुभ दिन है, बहुत ही हैप्पी हैप्पी नवरात्रा सारे लोगों को, सारे बच्चों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, हैप्पी नवरात्रा सारे बच्चों को। यस, एक बारी मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्योंकि चैट्स तो बेटा बंद हो गई है तुम्हारी एकदम। यार चैट्स ऑन कर दो, चैट्स ऑन कर दो कर दो कर दो कर दो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो ठीक है? सब ठीक है? सब तो ठीक होगा ही बेटा, सब तो ठीक होना ही है। अभी मैंने एक्चुअली क्या हुआ ना बेटा, यहाँ जो स्क्रीन लगी होती है ना, इस स्क्रीन पे तुम्हारे कमेंट्स दिखते हैं। तो हुआ यूं कि मैं स्क्रीन के नीचे मेरा सर था, क्योंकि मैं फोन पे कुछ कर रही थी। फिर मैंने जैसे तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई तो मैं एकदम से उठी, तो मेरा जो सर था वो एकदम स्क्रीन पर बेटा टकरा गया। ठीक है ना? चलिए, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। अच्छा, कुछ बच्चों की होली भी अभी है। अच्छा अच्छा, और क्या है बता दो। चलिए, आपकी आंखें कैसी है? मेरी आंखें बहुत ही सुंदर। मेरी आंखें ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग बेटा। पर इस दौरान बीच में और भी बहुत कुछ हुआ तुम्हारी क्लास से पहले, तो अभी बीच में फिर से हो गया था बेटा। तो ये होता जा रहा है, बट इसका सोल्यूशन जैसे ही निकलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स की एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं 3 डॉक्टर्स के पास, 3 नहीं एक्चुअली मैं 4 डॉक्टर्स के पास जा चुकी हूं, बट अभी तक पता नहीं चला है कि ये आंखों की गुस्ताखियां बेटा क्यों हो रही है। यू नो दैट गुस्ताखियां, एलर्जी वाली गुस्ताखियां, नोबडी इज एबल टू टेल, बिकॉज यू नो इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज एलर्जी बहुत वास्ट होता है ना, इफ इट इज, बट इओसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं, ये अभी तक मुझे पता चला है ना? यस, चलिए इसी बात पे बेटा शुरू करते हैं। चलिए इसी बात पे माता रानी का नाम लेके बेटा शुरू करते हैं। सब अपने अपने बेटा ईश्वर को याद करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर सारे बच्चों के साथ में। ठीक है, प्रेम भावना से, है ना, प्यार की भावना से, प्रेम भावना से, कुछ सीखने की भावना से हम बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 3 अक्टूबर 2024। पिछली क्लास का एक बार क्विक रिवाइज कर देती हूँ, हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि 1 ही घंटे की क्लास हुई थी मुझे जितना याद आ रहा है, आई थिंक पिछले दोनों क्लासेस तुम्हारी बेटा 1-1 घंटे की ही हुई है जैसा मुझे लग रहा है ना? तो हम शुरू करते हैं बेटा, एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं, समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं पिछली क्लास का, और फिर आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन कंप्लीट करेंगे और जीन थेरेपी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं बेटा, समाप्ति एक्सप्रेस क्विक रिवीजन, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन एंड जीन थेरेपी। आई होप कि आप लोग बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग के सब्जेक्टिव पेपर्स भी शायद चल रहे होंगे या चलने वाले होंगे, और आगे आपका बोर्ड्स भी आने वाला है। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए, लिख लिख के पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करते करते ना, ऑब्जेक्टिव करते करते सब्जेक्टिव की आदत नहीं होती है, तो सब्जेक्टिव लिखने की आदत छूट जाती है। तो आप लिख लिख के कृपया करके टॉपिक्स की प्रैक्टिस किया कीजिए, आगे के लिए यूजफुल होगा। इनफैक्ट आपके नीट के लिए भी यूजफुल होगा और आपके बोर्ड्स के लिए भी यूजफुल होगा, दोनों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है ना? इसीलिए लिख लिख के चीजों को रिवाइज करना। ठीक है ना? ओवर हो गया, अरे आगे आगे भी तो पेपर आएंगे ना। चलिए शुरू करते हैं बेटा, समाप्ति एक्सप्रेस। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आरएनए इंटरफेरेंस। एक बारी बेटा अपने नोटबुक्स को बंद कर लो प्लीज, और अपनी किताबों को भी बंद कर लो, मैं आपको पूरा रिवाइज करा रही हूं। हमने टोबैको प्लांट्स में आरएनए इंटरफेरेंस, बिल्कुल फिर से आपको मैं वापस से बता रही हूं पूरा जो हमने पढ़ा था रिवीजन के फॉर्म में। और मैंने आपसे कहा भी था कि अल्टीमेटली वो पॉइंट्स याद रखना जो तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, बट मैं सारा रिवाइज करा रही हूं तुम्हें। ठीक है, तो बेटा प्रॉब्लम किसमें हुई थी? प्रॉब्लम हुई थी टोबैको प्लांट्स में। टोबैको प्लांट्स में क्या दुखद समस्या हुई थी? टोबैको प्लांट्स को हो गया था रूट नॉट्स, यानी रूट में बन गए थे नॉट्स, गांठ बन गई थी रूट में, है ना, नॉट्स जैसे बन गए थे, रूट नॉट डिजीज बोलते हैं इसे। और समस्या किसकी वजह से हुई थी बेटा? समस्या हुई थी एक निमेटोड की वजह से,
जिस नीमैटोड का मतलब था एस्केहेलमिंथिस, जिस नीमैटोड को बोला था मिलाडोगाइन इनकॉग्निशिया, बोलिए मेरे साथ, मिलाडोगाइन इनकॉग्निशिया, दिस वाज द नीमैटोड। तो नीमैटोड की जब हमने स्टडी करी मैम, तो हमें एक चीज का अनुभूति हुई, हमें एक चीज की अनुभूति हुई, आभास हुआ कि मैम इस नीमैटोड को ना फीड करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, और वो प्रोटीन एक आरएनए से बनता है, और वो आरएनए एक डीएनए से बनता है। तो मैम ये नीमैटोड की, अरे एडीए क्यों लिख रही हूं मैं, ये नीमैटोड की मैम वो जीन है जिस जीन से बनता है आरएनए, और उस आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन की मदद से ये नीमैटोड फीड कर पाता है, और जब ये फीड वगैरह करेगा तभी बेटा जिंदा भी रहेगा और इन्फेक्शन भी मचाएगा, है ना। तो अब क्यों ना मैम इसकी फीडिंग को ही मैम खत्म कर देते हैं, ना रहेगा, अरे फेमस डायलॉग है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अपनाते हैं। लेकिन हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, क्योंकि कई मूर्ख सपोले उस बीटी कॉटन जब पढ़ाया था तो उनको लग रहा था, वो कह रहे थे किसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं, तो इंसेक्ट में कुछ कर रहे थे। नहीं भैया, प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। कॉटन में भी तुमने प्लांट को बचाया था इंसेक्ट से, वहां इंसेक्ट कौन था बेटा, कॉटन बॉलवर्म, ठीक है ना। और यहाँ इंसेक्ट नहीं है, नीमैटोड है, कौन है, मिलाडोगाइन इनकॉग्निशिया। यहाँ प्लांट कौन है, टोबैको, यहाँ टोबैको को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। तो टोबैको का प्लांट हमने देखा, ओ वाओ कितनी गंदा सर्कल बना, दोबारा ट्राई करें, चलो अब अगर अच्छा नहीं बना तो हम इसी में करेंगे, ठीक ठाक बन गया, इतना हमारे लिए काम चल जाएगा। तो बेटा हमने नीमैटोड स्पेसिफिक जीन ली, नीमैटोड स्पेसिफिक जीन का मतलब है ये जीन, हमने नीमैटोड स्पेसिफिक जीन ली, और ये नीमैटोड स्पेसिफिक जीन को हमने कुछ इस तरीके से बेटा डाला है प्लांट्स में, इस नीमैटोड स्पेसिफिक जीन को टीआई प्लाज्मिड की मदद से डाल रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। तो जब हम प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते प्लांट्स में करते हैं, तो आप बेटा किस प्लाज्मिड का यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है ना। तो नीमैटोड स्पेसिफिक जीन आप लेते हैं, पर इसमें आपने कुछ झोल किया है, क्योंकि आप बायोटेक कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसमें बेटा मॉडिफिकेशन की, याद करिए और सारे बच्चे मुझे बताइए आपने क्या किया बेटा, आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन की कि आपका सेंस एमआरएनए भी बने और एंटी सेंस एमआरएनए, एंटी सेंस को येलो कलर से बना देते हैं, एंटी सेंस भी बने। क्या नॉर्मली ऐसा होता है क्या, नॉर्मली क्या ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता बेटा। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेंस आरएनए बनता है, नॉर्मली आप देखोगे तो सेंस आरएनए बनता है बेटा, लेकिन यहाँ पे आपने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया, इसे आपने कुछ इस तरीके से बेटा नीमैटोड स्पेसिफिक जीन को डाला कि आपकी सेंस और एंटी सेंस एमआरएनए दोनों बने और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए, क्योंकि जीन साइलेंसिंग स्टार्ट होती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने की वजह से। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड बनता है बेटा, इसको आइडेंटिफाई करते हैं डाई से और इसको बेटा तोड़ देते हैं, और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए आपको दिखता है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जिसमें सेंस एंटी सेंस दोनों है, और फिर बेटा इसके ऊपर बैठता है रिस्क को कहा जाता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क इसके ऊपर बैठता है, जैसे रिस्क इसके ऊपर बैठेगा, जैसे आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो वो हमेशा जैसे इसके ऊपर बैठता है तो वो किस आरएनए को उड़ा देगा बेटा, वो हमेशा सेंस आरएनए को उड़ा देगा, वो हमेशा सेंस आरएनए को उड़ा देगा, मतलब कि सेंस आरएनए आपका डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सेंस आरएनए को वो उड़ा देगा। अब आपको रिस्क के साथ सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या दिख रहा है, एंटी सेंस एमआरएनए। यहां तक किसी को कोई दुखदार समस्या? मैंने आपसे बार बार कहा था पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड नहीं है, एनसीईआरटी जिंदाबाद, लेकिन एनसीईआरटी ने पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एनसीईआरटी ने पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ ये बोला है कि यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस टीआई प्लाज्मिड nematode specific gene are introduced into the plant cell such that double stranded RNA can be produced. Double stranded RNA initiates RNA silencing. एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी ने क्या कहा, आपने पूरा प्रोसेस देखा कैसे साइलेंसिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही नीमैटोड इसको फीड करता है, सो दिस बेटा रिस्क जिसके साथ
एक एंटीसेंस एमआरएनए अभी जुड़ा हुआ है, ये बेटा नीमेटोड के अंदर जाता है और नीमेटोड में बेटा ये क्या होता है, ये एंटीसेंस और नीमेटोड के अंदर बनने वाला सेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और जैसे ही बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो फिर से बेटा सेंस एमआरएनए उड़ जाएगा और कोई भी फर्दर प्रोटीन नीमेटोड की बॉडी के अंदर नहीं बनेगी। और अगर ये नीमेटोड की बॉडी के अंदर बेटा कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये फीड नहीं कर पाएगा और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ऑल इन ऑल साइलेंसिंग किस वजह से हुआ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने की वजह से। पैथोजन कौन था, मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया नीमेटोड। प्लांट कौन था, टोबैको। प्रॉब्लम क्या थी, रूट नॉट डिजीज। वेक्टर क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इन जनरल यूकैरियोट्स में जीन साइलेंसिंग एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है और नॉर्मली आपकी ये जैसे यहां तो डबल स्ट्रैंडेड बना रहे हो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, बट यूजुअली जीन साइलेंसिंग और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बेटा बन सकता है। और ये आरएनए जीनोम का सोर्स जो है ये ट्रांसपोजॉन्स भी हो सकते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था जंपिंग जीन्स भी हो सकते हैं, ये रेट्रोवायरसेस भी बेटा सोर्स हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के लिए, है ना। तो दीज कैन बी द अदर सोर्सेज, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। फिर हमने पढ़ा बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। लो वॉइस है क्या, वॉइस को चेक करा रहे हैं, वॉइस को चेक करा रहे हैं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन की बेटा डिमांड कहां से आई, डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। डिमांड कहां से आई बेटा, डिमांड आई जब डायबिटीज की कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब दिख रही थी आपको। डायबिटीज में भी डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन। आपको मैंने लास्ट क्लास में बेसिक्स बता दिए थे कि इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है जिसके बारे में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में 11वीं में पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल तुम्हारा धुंधला धुंधला हो गया होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बेटा जो होता है, सॉरी वो तो बाद की बात है, पर इंसुलिन की डिमांड है क्योंकि ब्लड शुगर को वो कम करता है, ब्लड ग्लूकोज को वो कम करता है। हमारे पैंक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट जो होता है जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहेंस बोलते हैं, जो हमने बेटा 11वीं में पढ़ा था, उसमें बीटा सेल्स होते हैं कुछ, जिनकी 11वीं बिल्कुल खत्म है। तो पहले तो 11वीं खत्म मत करो, इसको अच्छे से करो तो 11वीं भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें बीटा सेल्स होते हैं बेटा, और वो बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। यही इंसुलिन बेटा हमारे बड़े काम का है। तो जब डायबिटीज की कंडीशन इतनी ज्यादा देखने लगी, लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं हम। इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों देने पड़ते हैं बेटा, ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली। तो इंसुलिन पहले के टाइम पे एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जो मरे हुए बेटा कैटल्स हो गए, पिग्स हो गए, स्लॉथर्ड कैटल्स एंड पिग्स, इनमें से एक्सट्रैक्ट करके फिर लोगों को दिया जाता था। लेकिन लोगों को इसके प्रति एलर्जी होने लग गई। एलर्जी, नाउ यू आर फेमिलियर। एलर्जी की वजह से हम इन एनिमल्स में से, क्योंकि अदर एनिमल सोर्स है ना बेटा, तुम आज पढ़ोगे किसी भी प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन जब तुम ह्यूमन के बीच में भी करते हो ना बेटा, तो ही कितनी ज्यादा दुखदर समस्या हो सकती है। कितना कुछ मैच करना पड़ता है, ब्लड ग्रुप मैच करो, टिश्यू मैच करो, कितना करना पड़ता है, 99% मैचिंग करनी पड़ती है, फिर भी रिजेक्शन हो जाते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तुम पढ़ते हो। तो दूसरे एनिमल सोर्स से दे रहे हो तो बेटा ऑब्वियसली एलर्जी के चांसेस होंगे। यानी कि ये वाला प्रोसेस काम नहीं कर रहा था मैम, कि इंसुलिन चाहिए तो दूसरे से निकाल के, दूसरे एनिमल से निकाल के दे दो। तब दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम इंसुलिन को आर्टिफिशियली बना ले। तो आर्टिफिशियली पहली बार किसने बनाया, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था इंसुलिन जीन से ही बनेगा, कोई भी जीन है जीन से ही प्रोडक्ट बनता है। जब इंसुलिन की जीन की तुमने बेटा स्टडी करी तो तुम्हें पता चला कि मैम इंसुलिन की जीन में ऐसे आपने पढ़ा ACB जीन होते हैं, और हर एक जीन से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती इवेंचुअली, पहले स्टार्टिंग में इस तरीके की प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। एक A चेन हो गया, एक बेटा आपका C चेन हो गया, और एक आपका हो गया बेटा B चेन। आपने ऐसा ही पढ़ा था, ऐसा ही आपने पढ़ा था A, C एंड B। अल्टीमेटली प्रोटीन ACB और A और B के बीच में आपने ऐसे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए थे, और A के अंदर भी आपने बेटा सेल्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड एक बनाया हुआ था। ये एक इमेच्योर इंसुलिन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां जो याद रखने वाली है वो बेटा यही है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, इमेच्योर इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, लेकिन हमारी बॉडी इवेंचुअली इसे मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट कर देती है। सिंपल सा फंडा है यार,
एक इमेच्योर इंसुलिन का मतलब है उसमें ए, सी और बी तीनों चेन होती है। और बेटा कई किताबों में आपको इसमें कितनी अमीनो एसिड्स होती है, एक में 21, एक में 33। आप प्लीज रट्टाफिकेशन मत कीजिए क्योंकि जरूरत नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा किस चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर इमेच्योर इंसुलिन है तो इमेच्योर इंसुलिन में 3 चेन्स होंगी, ए, सी एंड बी चेन। जब ये मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होती है तो सी चेन हट जाती है। दिस सी इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा, दिस एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड भी बोलते हैं। पेप्टाइड इज अ प्रोटीन चेन। जब इसको हटा देते हो तो ए और बी चेन आपस में जुड़ेगी, डाइसल्फाइड मैच्योर इंसुलिन। मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया था शायद। मुझे बताइए, एक थम्स अप दीजिए अगर आपको सारा रिवाइज हो गया जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बता दीजिए एक बारी। ठीक है, डन 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 डन। ओके जैद, यस यस यस, शानदार। उज्जवल, आराध्या, गुंजन, प्रतिभा, मोहसिन, साजिद, मुस्कान, डॉक्टर मित्रा, डॉली, हर्षिता, सोनी, सारे बच्चे कॉपी पेस्ट। ओके, थम्स अप, यानी कि ऑल क्लियर, नॉट क्लियर फ्रॉम योर माइंड, ऑल क्लियर, ऑल सेट। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। किसने बनाया, क्या हमने उनका नाम लिखा था या नहीं लिखा था मुझे नहीं पता, पर चलो करते हैं अभी। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट, पहली बारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बेसिकली। और बेटा इंसुलिन, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा टॉपिक है, मैं पीवाईक्यू आपको कराऊंगी। इंसुलिन वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि लगातार क्वेश्चंस आए हैं और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बड़ा छोटा सा ही तो टॉपिक है ना, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक जैसे इंसुलिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बेटा क्या बनाने जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। हम हर जगह बायोटेक चिपका देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। बहुत ही आसान है। एंड आप खुद बेटा, अब अगर आप इस प्रोसेस को समझ चुके हैं ना, मतलब कि पूरा बायोटेक अगर आपने अच्छे से समझा है कि कैसे किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी समस्या होने वाली है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जीन थेरेपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ना प्रोसेस इतनी बार पढ़ चुके हो कि आपके लिए अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, ट्रस्ट मी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये आता है ऑलरेडी, मैं बस आपको डेटा बता रही हूं। ठीक है, एली लिली, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, यूएस कंपनी थी, इन द ईयर 1983। नाउ बायोटेक में डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा, ईयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से ईयर वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराती हूँ। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहली बार मिले थे 1963 में। अब आप ये वाला डेटा पढ़ रहे हो, एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका, इसने बनाया पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन इन द ईयर 1983। तो ये ईयर्स इस चैप्टर में कहीं पे मेंशन्ड है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। एली लिली करे लिखे इसको, यस। चलिए, सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद है। सो यस, लेट्स राइट। सो एली लिली कंपनी का नाम था एली लिली, एन अमेरिकन कंपनी synthesized the first genetically modified insulin in the year 1983। साल 1983 में पहली बारी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बना। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, लेकिन ना देखो, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, खास करके आज के डेट में स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन। तो स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट कहता है
बिगेस्ट चैलेंज जो था जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को बनाने में, देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, आप ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इस चीज को करो ताकि तुम्हें ना फील आए और अच्छी। सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाना है, और मैं तो तुम्हें बता भी चुकी हूं ई कोलाई के अंदर बनाते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाने के लिए, आप ये कर सकते हो, देखो हाँ या ना में आंसर देना। अगर मेरे को इंसुलिन के जीन के बारे में पता है तो मैं इंसुलिन का जीन मान लो मैं बना लेती हूँ, मुझे पता है कि ये अमीनो एसिड्स हैं ए सी और बी चेन में, ये इंसुलिन की जीन है, तो मैं क्या करती हूँ मैम, सिंथेसाइज कर लेती हूँ इंसुलिन की जीन, या किसी ह्यूमन सेल से निकाल लिया या आर्टिफिशियली मैंने सिंथेसाइज कर लिया। जब मैं एक इंसुलिन की जीन को बना लूंगी तो मैं उसे वेक्टर के साथ जोड़ देती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए ना। एक प्लाज्मिड के साथ मैंने जोड़ दिया, PBR322 के साथ मैंने जोड़ दिया, मैंने ई कोलाई के अंदर डाल दिया, तो ई कोलाई के अंदर डाल दिया, तो जैसे आप नॉर्मल प्रोसेस पढ़ते हो कि ई कोलाई डिवाइड करेगा तो आपका जीन भी बेटा आगे उसकी प्रोजेनी में जाएगा, जितने उसके कॉपी नंबर होंगे उतनी उसकी कॉपी एग्जिस्ट करेगी, और जीन अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा इंसुलिन का प्रोटीन बन जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, यस यस और नो, ऐसा ही होना चाहिए मैम। हमें जो भी जीन का प्रोडक्ट चाहिए हम क्या करते हैं, उस एक थम्स अप देना अगर समझ में आया कि ऐसा हो सकता था, है ना, कि मैंने इंसुलिन की जीन ली, किसी वेक्टर के साथ जोड़ा, वेक्टर के साथ जोड़ के अगर प्लाज्मिड है प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया मैंने, प्लाज्मिड को मैंने डाल दिया ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई डिवाइड करेगी, तुम्हारा जीन भी आगे की प्रोजेनी में जाएगा, जब वो प्रोटीन बनाएगी तुम्हारा प्रोटीन बन जाएगा, तुम उसे एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट। बट द बिगेस्ट चैलेंज, जब ऐसा कर रहे थे तो चैलेंज आ रहा था, और ये चैलेंज इसलिए आ रहा था बेटा, और ये सवाल में पूछा जाता है, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट दे वर फेसिंग व्हेन दे वर मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। तो इनको सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो फील हो रहा था वो था एक मैच्योर इंसुलिन बनाने का। एक तो बेटा तुम बेचारे ई कोलाई से काम करा रहे हो, वो बेचारा तुम्हारा इंसुलिन बना के दे रहा है, इमेजिन, तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए, तुमको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम उससे बेटा सारा काम करवा रहे हो। अब बेचारा ई कोलाई बेटा इंसुलिन बना के दे, यही बहुत बड़ी बात है। तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है बिल्कुल वैसा वो काम करके दे। मतलब कि तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में पहले इंसुलिन इमेच्योर फॉर्म में बनती है, फिर तुम उसे मैच्योर करते हो, तो तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे सेल्स में ये फंक्शनिंग है, हम बड़े इवॉल्व्ड हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो मशीनरी है जो एक इमेच्योर इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट कर दे। वो ठहरा ई कोलाई बेचारा मासूम, वो चला तुम्हारी मदद करने, और तुम चाहते हो कि वो एक इमेच्योर इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द बिगेस्ट चैलेंज वाज द इंसुलिन मैच्योरेशन। वो मैच्योरेशन का प्रोसेस तुम ई कोलाई के अंदर नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, क्योंकि जब आपके पास प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन भी होता है, बस वो सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है, इसको अपने जीवन में भी अप्लाई करना बेटा, ओके। सोल्यूशन अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, ओके जी। चलिए जी, यस, चलिए इसको लिखते हैं बेटा, हा हा, एली लिली के दुख दर्द और समस्या मैंने आपको बता दी, इनके कष्ट बेटा मैं आप तक पहुंचा रही हूं। तो हम यहां पे लिखते हैं मेजर चैलेंज वॉज producing a mature insulin in E. coli। पर करेंगे तो ये ई कोलाई का ही इस्तेमाल, बट इनका सबसे मेजर चैलेंज था एक मैच्योर इंसुलिन का बनाना ई कोलाई के अंदर। इन्होंने सोल्यूशन बेटा निकाल लिया, क्या सोल्यूशन निकाला देखो। सो this problem was solved as they synthesized A and B chain separately in E. coli, and later joined it। देखो कितना इजी है,
इन्होंने कहा कि भैया इतना तामझाम करना ही क्यों है, हमसे ई कोलाई के अंदर उसे मैच्योर नहीं किया जा रहा। हम एक काम करते हैं ना मैम, हम ए और बी चेन, मुझे तो सी से वैसे भी मतलब नहीं है, तो मैं सी को इंक्लूड ही नहीं करती ना यार। मैं काम करती हूं, एक ई कोलाई के अंदर ए वाली जीन को डाल देती हूं, एक ई कोलाई के अंदर बी वाली जीन को डाल देती हूं, एक के अंदर ए बना लेती हूं, एक के अंदर बी बना लेती हूं, दोनों को निकाल लेते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही तो जोड़ना है। वो काम बहुत इजी है एज कंपेयर टू द चैलेंज दैट दे वर फेसिंग इनिशियली। और आपको अभी मैं छवि बना के बताती हूँ, डायग्राम बना के बताती हूँ, आप खुद देखना कि आपको ये ऑलरेडी आती हैं चीजें, जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ सब आता है, बस ये जो डेटा है ना बेटा ये तुम्हें नहीं पता है, तो मैं बस वो डेटा तुम्हें बता रही हूँ। दीज टू टॉपिक्स आर सच टॉपिक्स जो मोस्टली तुम्हें पता है क्योंकि तुमने बायोटेक पूरा पढ़ लिया है। अब तुम्हारे लिए ये चैलेंज नहीं होगा कि कैसे बायोटेक की जा रही है, क्योंकि तुम करोड़ों बार पढ़ चुके हो कि बायोटेक कैसे की जाती है। तो इन्होंने अलग अलग, अब देखो मैं एक डायग्राम बना रही हूं, अगले पेज में बनाऊंगी। अगर यहां तक कर लिया है तो बेटा एक बार मुझे बता दो, जल्दी बताओ, अगर यहां तक कर लिया है तो एक थम्स अप दे दो। यस, डन 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 डन। अब देखो कैसे बनाया, एक ड्राइंग के थ्रू समझेंगे क्योंकि बिना डायग्राम के विजुअलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी इजी डायग्राम बेटा, सी वेरी इजी। नॉर्मल पोर्ट्रेट में करो, ठीक है ना, नॉर्मल पोर्ट्रेट में कर सकते हो, तुम्हें अलग से बेटा लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है। जितना पेज बचा है, आधा पूरा पौना, है ना, वहीं से स्टार्ट कर दो। देखो मेरे को पता है कि मैम ये एक इंसुलिन की जीन है, तो मैंने ये ए जीन बना ली, या ए जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया ह्यूमन सेल से। वैसे मैंने समझो कि मैंने ए जीन, क्योंकि मुझे अमीनो एसिड सीक्वेंस पता है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट ए जीन दैट कोड्स फॉर इंसुलिन, है ना, और ये है मेरा बी जीन। अलग अलग ई कोलाई में बेटा इसे डालेंगे। देखो this is B gene taken and A gene taken. एक ही फंडा अपनाना है मैम, ज्वाइन विद द वेक्टर, इसको कट कर लो एंड लिंक विद प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट तो बनाना ही पड़ेगा, बिना प्लाज्मिड के ई कोलाई के अंदर तो डाल नहीं सकते, है ना। आप इसे प्लाज्मिड के साथ जोड़ो। देखो पूरा बेटा वैसा प्रोसेस नहीं बता रही हूं कि उसको भी कट करो, इसे भी कट करो, ये तो तुम्हें पता ही है कि कट करना ही पड़ेगा तभी रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। ये प्लाज्मिड, ये तुम्हारी ए जीन, और बस अगला स्टेप क्या होगा, ई कोलाई के अंदर डाल दो। ये ई कोलाई नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई नंबर 1, इस ई कोलाई के अंदर डाल दिया ये प्लाज्मिड, इसके अंदर ए चेन को बनवा लिया तुमने। दिस इज सेपरेट ई कोलाई, एक ई कोलाई नहीं होता, ऐसे बहुत सारी ई कोलाई है जिसमें तुम ए जीन को डाल रहे हो। बी जीन टेकन, क्या करोगे यहां, लिंक विद प्लाज्मिड, लिंक विद प्लाज्मिड, पूरा वही प्रोसेस है। प्लाज्मिड को जिस एंजाइम से कट करोगे, बी जीन को भी उसी एंजाइम से कट करोगे, सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स होने चाहिए, तभी आप बेटा लिंक कर पाओगे। कहानी तो बेटा वही है, सेम टू सेम कहानी। येलो कलर, येलो कलर, ओके। इसको भी ई कोलाई के अंदर डालो, ये अलग ई कोलाई है, 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 ये अलग ई
ये अलग इक्वल है बी, जिसके अंदर बी डाला है वो बी बनाएगा, जिसके अंदर ए डाला है वो ए बनाएगा। अब देखो सिंपल सी कहानी, ए चेन एक्सट्रैक्टेड, बी चेन एक्सट्रैक्टेड एंड ज्वाइंट। यहां पे दोनों को ज्वाइन कर दो बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। बेटा बताओ क्या ये तुम ऑलरेडी ऐसा ही प्रोसेस कितनी बार पढ़ चुके हो कि ऐसा ही तो होता है? बताओ। हुमेरा बेटा भी मैं जीन थेरेपी पढ़ाऊंगी ना, उसमें देखना ह्यूमंस के लिए हम जब वेक्टर का यूज करते हैं तो हम रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं। छोटू बेटा इसमें हम वैसे एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड होता है यार, पीबीआर, और हम उसमें ना लैक्सी जीन, बेटा इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। याद रख सब वैसे पीबीआर 322 का इस्तेमाल करते हैं, बट इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। बेटा बताओ क्या इसमें किसी को कोई दुखदार समस्या? ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या होगा, बस ऐसे दिखा सकते हो। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहां दिखा देती हूं, ये ए चेन और ये बी चेन, दोनों को जोड़ दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से, बन गया मैच्योर इंसुलिन। जो तुम्हारा जो चैलेंज फेस कर रहे थे तुम, वो चैलेंज भी सॉल्व हो गया। जो चैलेंज आप फेस कर रहे थे अब वो चैलेंज भी सॉल्व हो गया, बन गया मैच्योर इंसुलिन ए एंड बी। नाउ यू कैन यूज देम फॉर ह्यूमंस। यस, समझ गए? इजी। एनसीईआरटी से एक बार इसे रीड कर लें, एक बार एनसीईआरटी से इसे रीड कर लें। यस एवरीवन। ऋषु बेटा यही तो बायोटेक है ना, कि आप छोटे से छोटे डीएनए के साथ भी काम कर सकते हैं यार। एक बार रीड कर लें। चलिए देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। बेटा मैंने ये थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाया है इसे। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। व्हाट इज एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज? यानी कि ओल्डर एज में जो डायबिटीज होता है। एक डायबिटीज होता है जिसे टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जिसमें आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स काम नहीं करते। इस तरीके से आप एनसीईआरटी में इसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे सपोलो, इंसुलिन रिसेप्टर्स लेस रिसेप्टिव हो जाते हैं, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी में इतना ज्यादा ग्लूकोज बना रखा था, है ना। चलो कोई नहीं, मैं पूरा ही रीड कर दे रही हूं। ऊपर वाला रीड किया था, अच्छा ये रीड किया था, ठीक है। What would a diabetic patient do if human insulin was not available enough? बोला एक इंसान क्या करेगा डायबिटिक वाला, अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा बेचारा, अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। If you discuss this, you would soon realize that one has to isolate and use insulin from other animals. अगर इस पे जोर डाला जाए तो आपको लगेगा कि यार इंसुलिन को ना आइसोलेट करो किसी और एनिमल से और फिर उसे यूज कर लो। Would the insulin isolated from other animals just be as effective as secreted by the human body itself? Would it not elicit any immune response in the human body? Elicit का मतलब excites। बोला कि क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपने किसी और एनिमल सोर्स से इंसुलिन को यूज किया तो क्या वो उतना इफेक्टिव होगा, और क्या उसे यूज करने पर कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा? तो ऑफकोर्स होगा ही, मैंने आपको बता दिया है, असर तो होगा ही, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, और वो नीचे मेंशन भी किया हुआ है।
Now imagine if a bacterium were available that could make human insulin, suddenly the whole process becomes so simple. You can grow large quantity of bacteria and make as much insulin as you need. ऐसे मानो जैसे वो शकालका बूम बूम वाली पेंसिल आ चुकी है. अब तुम क्या जानो जेंजी वालों, शकालका बूम बूम उसमें पेंसिल होती थी, जो बनाया वही बन जाता था. तो बोला कि सडनली अगर आप ये सोच लें कि बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बना ले तो सडनली ये पूरा जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल हो जाता है. एक तो बैक्टीरिया से काम करना बहुत आसान, बैक्टीरिया का कल्चर करना बहुत आसान, बैक्टीरिया इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, तो सडनली ये प्रोसेस इतना आसान होता है और ऐसा लगता है कि जितना मर्जी इंसुलिन बनवाना चाहो बनवा लो उस बैक्टीरिया से. थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू पीपल और नॉट. बेटा क्या आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे? जल्दी बताइए, क्या इंसुलिन को ओरली दिया जा सकता है? मतलब क्या, मतलब ऐसे करके खा सकते हो क्या आप इंसुलिन को? तो नो. क्यों नहीं कोई मुझे आंसर देगा? वाई वी कैन नॉट एडमिनिस्टर ओरली? इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ओरली बिकॉज इंसुलिन इज प्रोटीन एंड वी हैव एंजाइम्स बेटा विच कैन डाइजेस्ट प्रोटीन. हमारे पास एंजाइम्स होते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो ये तो डाइजेस्ट हो जाएगा ना मैम. हमारी जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है इसे तोड़ देंगी, तो हम ओरली इसे नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट दिस इंसुलिन प्रोटीन. नॉट ओरली, इंजेक्शंस वी कैन गिव. इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉथर्ड, मतलब मरे हुए कैटल्स और पिग्स, है ना, इनमें से पहले हम निकालते थे इंसुलिन को उनके पैंक्रियाज में से. Insulin from an animal source though cause some patient to develop some allergy or other type of reaction to foreign proteins. लेकिन जब ऐसा करते थे तो आपको एलर्जी हो रही थी, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे. Insulin consists of two short polypeptide chains, A chain and B chain, that are linked together by disulfide bond. इंसुलिन में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मेच्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं. अगर आप मेच्योर इंसुलिन को देखोगे तो उसमें मैम दो छोटी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है ए और बी, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है. लेकिन मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन. हमारे में इंसुलिन प्रो हार्मोन यानी कि लाइक प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में. Pro hormone needs to be processed before it becomes fully mature functional hormone that contains extra C peptide. बोला कि यार उसको मेच्योर करना पड़ता है. एक प्रो हार्मोन में इमेच्योर सी चेन अभी होती है जिसे हमें रिमूव करना पड़ता है. दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन अ मेच्योर्ड इंसुलिन एंड इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मेच्योरेशन और मेच्योरिंग ऑफ इंसुलिन. बोला कि जब मेच्योर होता है इंसुलिन तो ए और बी ही रहते हैं, ये सी पेप्टाइड जो होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस लाइन, क्योंकि बच्चा जब एनसीईआरटी पढ़ता है तो इन्हीं चीजों का ध्यान नहीं रखता है और फिर ये बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है. द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म. उसको मैच्योर फॉर्म में कैसे बनाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है. इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी. इन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाए जो ए और बी चेन को करस्पॉन्ड करता था, मतलब जो आगे जाके ए और बी चेन को बना सकता था. सो दे प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस बेटा ए और बी के लिए, करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. They introduce them into the plasmids of E. coli to produce insulin chains. और फिर उन्होंने बेटा of course with the help of plasmids, with the help of vectors, they introduce them into the E. coli. और E. coli के अंदर उन्होंने बनवाया, लेकिन कैसे बनवाया? चेन A and चेन B were produced separately. इन्होंने A और B चेन को separately produce किया, separately extract किया and then combined by creating disulfide bond to form human insulin. Everything, एक एक लाइन हमने बेटा एनसीईआरटी की पढ़ ली, कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया गया. एली लिली कंपनी की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने नोट्स में ठीक कर लो, ठीक है, कर लो, ठीक है, चलेगा. एक थम्स अप दे दो. यस, डन 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 डन. नेक्स्ट जो दुख दर्द समस्या आती है और मेडिसिन के फील्ड में बेटा जो बहुत काम आती है, बायोटेक्नोलॉजी, उस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं जिसे कहा जाता है जीन थेरेपी. एक थेरेपी तो है ना, थेरेपी क्या होती है भैया? जिससे करने से सुकून मिल जाए. अलग अलग टाइप की थेरेपीज होती है ना, मेंटल हेल्थ थेरेपी भी तो होती है, गाना सुनना भी एक थेरेपी होती है, चाय पीना भी एक थेरेपी होती है, कुकिंग करना भी एक थेरेपी होती है, पेंटिंग इज ऑल्सो अ थेरेपी. तुम सारे तो बहुत ज्यादा जानते होगे, है ना, रील देखना इज अ थेरेपी. हाँ, नो इट्स नॉट.
It's a distraction. It's not a therapy. Okay? It's waste of time. Yes, yes. I am telling you this. है ना? अब ये मत बोलना मैम आपके भी तो रहते हैं. हाँ, ठीक है, पर स्क्रोल करना इज नॉट ना. ठीक है ना? मेरे वाले अच्छे हैं भैया, उसके बारे में कोई बुराई नहीं करेगा. अब जीन थेरेपी का मतलब होता है ऐसा ही कुछ. आप किसी का इलाज, आप तो बेटा फ्यूचर में करेंगे, बट आप जीन थेरेपी कर रहे हैं, मतलब किसी के, जीन थेरेपी का सिंपल मतलब अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, डिफेक्टिव जीन या डिलीटेड जीन, खराब जीन को सही जीन से रिप्लेस कर देना. क्या समझे? क्या समझे बेटा? जीन थेरेपी का मतलब किसी की भी अगर कोई खराब जीन है, डिफेक्टिव जीन है, तो उसको करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस कर देना, सही जीन से रिप्लेस कर देना, और उसी रिप्लेसमेंट को आप बोलते हैं जीन थेरेपी. पढ़ना तो हमें जीन थेरेपी के बारे में है, बट जीन थेरेपी किसमें की गई पहली बार, उसमें क्या क्या पॉसिबल इलाज हो सकते हैं, वो चीज को हम एक बार ही देखेंगे. ठीक है? यस. हाँ, सोनी कह रही है आपसे पढ़ना इज अ थेरेपी. ऐसे वाला दिल, ऐसे वाला दिल, बड़े सारे. अरे हम लैग हो गए थे, लैग हो गए थे. ठीक है, चलिए, क्या समझे? क्या समझे? हेडिंग डालो जीन थेरेपी. बेटा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, आप अभी पीवाईक्यूज जिस दिन करेंगे आपको रियलाइज होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एंड दैट्स वाई पे अटेंशन. यहां बहुत सारे ज्ञानी बाबा लोग आते हैं जिनको मुझे लग रहा है अगले साल यकीन बैच में पढ़ना है. ठीक है, वो सारे बाबा आते हैं ज्ञानी वाले, जल्दी पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ. वो वेट करते हैं बेटा बैचेस का, वो यकीन बैच का मतलब वो कर रहे हैं, है ना. पढ़ना नहीं है उनको ध्यान से ना, पर आप ध्यान से पढ़िए बेटा अगर आपको लक्ष्य बैच से डायरेक्ट सिलेक्शन चाहिए, है ना. देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी से ही सीधे सीधे सवाल आएगा और बहुत इजी चीज है. जैसे कि मैंने कहा जीन थेरेपी का मतलब बेटा रिप्लेस करना है आपको, रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन with correct set of gene. Defective gene with correct set of gene. मुझे लगता है इसमें तो कोई दुखदार समस्या नहीं है. यस, इसमें तो कोई दुखदार समस्या नहीं है. एक खराब जीन को सही जीन से रिप्लेस कर देना. अब यहां पे भी बेटा डेटा है, यहां पे भी बेटा डेटा है. कौन सा डेटा है यहाँ पे? यहाँ पे जो डेटा है वो भी दिया हुआ है ईयर और कहां पे पहली बारी किया गया था. तो अभी मैंने 1972 याद करवाया, फिर से रिवाइज करा रही हूँ. रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1963 पहली बार आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको मिला था, जो अभी आपने पढ़ा 1983. आगे बेटा इस चैप्टर में और भी डेटा आएगा इसीलिए. ठीक है, फिर 1983 एली लिली ने पहली बारी इंसुलिन बनाया ह्यूमन यूजेज के लिए रिकॉम्बिनेंट. ये आएगा 1990. 1990 में पहली बारी जीन थेरेपी की गई थी एक 4 साल की बच्ची के लिए, एक 4 साल 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड के लिए, जो कि सफर कर रही थी स्किड, SCID से सफर कर रही थी, बिकॉज उसमें एक ADA जीन खराब था. तो जरा देखते हैं कि क्या क्या है ना. हाँ देखिए, डिफेक्टिव जीन को तुम्हें रिप्लेस करना है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम gene therapy was performed for a 4-year-old लड़की, girl, 4-year-old girl who in the year भी लिखा है क्या? 4-year-old girl in the year 1990. इसमें एक ही लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. 1990 who was suffering from SCID, who was suffering from SCID, SCID, severe
इम्यूनो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब मैं बता देती हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्किड में क्या दुख दर्द और समस्याएं होती है एज पर एनसीईआरटी। लाइंस को मैं अंडरलाइन कर देती हूं। फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी की आपने, क्लिनिकल जीन थेरेपी 4 साल की बच्ची में की, ईयर 1990 में की, और ये सफर किससे कर रही थी? स्किड से सफर कर रही थी, सीवियर, अरे कंबाइंड तो छूट ही गया ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, SCID। अरे सी छूट गया था। हाँ वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, एनसीईआरटी ने डिसऑर्डर दिया है ना, या सिर्फ डेफिशिएंसी दी हुई? एक बारी चेक भी कर लो, एक बारी देखो तो बेटा। अब मैं देखो इतने छोटे से देखने की कोशिश कर रही हूँ। एनसीईआरटी ने स्किड दिया ही नहीं है क्या? सिर्फ एडीए डेफिशिएंसी दी है क्या? अरे राम, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, आप फिलहाल तो ये लिखो जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है? ये डिसऑर्डर है, ये डेफिशिएंसी है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी तो आप एडीए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्किड में होता है एडीए डेफिशिएंसी है, उसका कोई लोड नहीं है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। स्किड इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना। अब पहले तो आप समझो कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी। आपको जीन थेरेपी करनी है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी? एनसीईआरटी ने जो दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, जिसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंट हो रहा था, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा था। क्यों हो रहा था? एडीए में प्रॉब्लम थी। स्किड में क्या होता है बेटा? तो एनसीईआरटी ने बोला है, तो हम एडीए को हाईलाइट कर रहे हैं कि इसमें होता क्या है। हियर एडीए जीन इज डिफेक्टिव। यहां दिक्कत, दुख दर्द समस्या क्यों हुई? एडीए जीन जो है ना बेटा, ये डिफेक्टिव है। एडीए जीन जो है वो डिफेक्टिव है। एडीए का क्या मतलब है? एडिनोसिन, एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये एक एंजाइम बनाता है बेटा, एडीए जीन। तो ऐसे लिख लो ना, एडीए जीन प्रोड्यूसेस एंजाइम, जिसे आप बोल रहे हैं एडीए एंजाइम। ये जो एडीए जीन है तो जीन का प्रोडक्ट होगा बेटा। जीन है तो जीन का अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा ना भाई। तो एक एडीए जीन डिफेक्टिव होती है। एडीए मतलब एडिनोसिन डीअमाइनेज। जीन है तो जीन अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनाएगा। इंसुलिन की जीन थी, इंसुलिन का जीन इंसुलिन बना रहा था। एडीए की जीन है तो एडीए बनाएगी। व्हाट इज एडीए? एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये एक एंजाइम होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर योर इम्यून सिस्टम। very very important enzyme for your immune system, very very important enzyme for your lymphocytes। क्या होते हैं ये lymphocytes? a type of WBC। तुम तो पढ़ चुके हो डिटेल में। lymphocytes के बिना तुम्हारा इम्यून सिस्टम बेटा ऐसे कि जैसे मानो इम्यून सिस्टम के पास हथियार ही ना हो। ये तुम्हारे वो होते, वेपन्स होते हैं lymphocytes इम्यून सिस्टम के। ये एडीए जीन तुम्हारे lymphocytes में होती है, जो कि एडीए एंजाइम को बनाती है। क्या जरूरत है मैम इस एंजाइम की? ना हो तो क्या होगा? तुम्हारी लिम्फोसाइट्स डिवाइड और प्रोलिफरेट करेंगी ही नहीं। अगर अपने नंबर में बढ़ोतरी नहीं करेंगी, प्रोलिफरेट नहीं करेंगी, बनती है ना इफेक्टर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, अगर ऐसा होगा ही नहीं तो इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा? और अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगी। इसीलिए सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं। डिसऑर्डर नहीं है शायद, डेफिशिएंसी होता है। फिर भी मैं आपको बता दूंगी। अभी ना तुम क्या करो, अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी ने स्किड का नाम नहीं दिया हुआ है, बट एडीए दिया हुआ है। तुम्हारी इम्यून सिस्टम
डेफिशिएंट हो जाती है। लिम्फोसाइट्स जो थे वो प्रोलिफरेट ही नहीं करेंगे अगर एडीए जीन खराब है, अगर एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अब तुम इस लिम्फोसाइट्स में ये जो एडीए जीन है, इसी जीन को रिप्लेस करने वाले हो जीन थेरेपी से। बट ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट हमें जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज डन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, एज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो हम बायोटेक का ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए जीन थेरेपी हम पढ़ेंगे। बट इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे किया जा सकता है, उन सॉल्यूशंस पे हम फोकस करेंगे और फिर हम जीन थेरेपी की बात करेंगे। कोई दुखदार समस्या तो नहीं? यस यस, इट्स डेफिशिएंसी। चलो डेफिशिएंसी लिख लो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, ये आपको समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है, ये एंजाइम करता क्या है बेटा? ऐसे बना लो कि ये तुम्हारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स में होता है, मान लो ऐसे ही बना लो सिर्फ दिखाने के लिए। ये एडीए जीन होती है, ये इनके लिए बड़ी जरूरी है ना मैम। ये एडीए जीन है जो एडीए बनाएगी। ये क्या है, हमारे लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ओवरऑल लिम्फोसाइट्स हम कह रहे हैं। लिम्फोसाइट्स के लिए एडीए बड़ा जरूरी है। क्यों? बिकॉज दिस एंजाइम helps in proliferation of lymphocytes essential for immunity, essential for immunity। अब हम देखेंगे ये जीन तो खराब है ना भाई, अगर ये जीन खराब है तो इसको अब ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। डन 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 डन। प्रियांशु बेटा कल तक हमारे काफी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो कल करेंगे एनसीईआरटी कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। आपको समस्या समझ में आई, प्रॉब्लम समझ में आई, तो सोल्यूशन तो बहुत इजी है ना, सोल्यूशन तो हम निकाल लेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, बंदे का लिम्फोसाइट को प्रोलिफरेट करने के लिए जीन चाहिए, जीन का प्रोडक्ट चाहिए बेसिकली। जीन किस में है? लिम्फोसाइट्स में है। जीन खराब है भैया, जीन खराब है, एडीए जीन खराब हो गई, एडीए जीन खराब हो गई तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, एंजाइम नहीं बन रही है, एंजाइम नहीं बन रहा है तो लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये सब, तुम्हें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूं, बाकी चीज तो तुम ऑटोमेटिकली समझते हो ना, कॉन्सेप्ट तो तुम ऑटोमेटिकली समझ रहे हो, है ना। जीन नहीं होगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट जो काम कर रहा था वो काम नहीं होगा। क्या काम कर रहा था? लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट करा रहा था, प्रोलिफरेट करा रहा था, तो भैया अब वो प्रोलिफरेट नहीं करेगा, इफेक्टर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स नहीं बनाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम बेटा डेफिशिएंट हो जाएगी। मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट के लिए बेटा ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर एनसीईआरटी फोकस करके पढ़ना। एनसीईआरटी में कभी कभार ना इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी दी होती है, बट आपको वही इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी के डेटा से ही पूछा जाएगा, ठीक है। यस, इसको ठीक करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास? एक ऑप्शन तो जीन थेरेपी है कि डिफेक्टिव जीन है, सही जीन डाल दो इसके अंदर, एक ऑप्शन तो वो है, तो वो तो हम करेंगे। इसके अलावा दो और ऑप्शंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। नंबर 1 एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, नंबर 2 बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और नंबर 3 आता है जीन थेरेपी, ठीक है ना। यस, देखो नाउ व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, हम ऐसे लिख लेते हैं ना क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाट वी कैन डू इन दिस केस,
बोर्ड को मौत आ रही है, व्हाट वी कैन डू, मैं तब तक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी जब तक ये गायब नहीं हो जाता, क्योंकि ना फिर ना आधा अधूरा लेटर, आधा पिंक होगा आधा येलो होगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो बेटा 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। व्हाट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी? जैसा नाम कह रहा है वैसा ही, क्या तुम बिना मेरे एक्सप्लेन किए हुए बता पाओगे? क्या करेंगे, मतलब पूरा तो नहीं बता पाओगे, बट इस नाम के अनुसार बता पाओगे कि क्या हो रहा होगा इसमें। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में नाम के अकॉर्डिंग बता सकते हो क्या हो रहा होगा, नाम के अकॉर्डिंग बता सकते हो क्या हो रहा होगा। एंजाइम को रिप्लेस कर दो, एंजाइम को रिप्लेस कर दो, एंजाइम्स की इंजेक्शन दे दो। द पेशेंट इज गिवन द इंजेक्शंस ऑफ एडीए एंजाइम, एडीए का एंजाइम देते रहो इंजेक्शंस के फॉर्म में, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसे पीरियोडिकली करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एंजाइम को रिप्लेस कर दो मैम, मतलब एंजाइम दे दो, ये तो समझ पा रहे हो। अब कैसे दिया जाता है वो हो सकता है तुम्हें ना पता हो, तो जैसे इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं, आपने एंजाइम्स के इंजेक्शन दे दिए एडीए एंजाइम के, है ना, अगर एडीए का एंजाइम दे दोगे दैट कैन बी अ सोल्यूशन, बट बेटा ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये परमानेंट सोल्यूशन इसलिए नहीं है बिकॉज यू हैव टू डू इट पीरियोडिकली, इसे पीरियोडिकली करना पड़ता है, इसे पीरियोडिकली करना पड़ता है, समझ रहे हो। सो हम लिखते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में एडीए एंजाइम कैन बी given to the patient, given to the patients, given to the patients। ये क्या लिख रही हूं मैं, पेशेंट्स की स्पेलिंग सही है क्या? as injections, as injections, but needs to be done periodically, but needs to be done periodically। पीरियोडिकली करना पड़ेगा। कुछ गलत लिखा है ना मैंने अभी भी, TIENTS, यार वही कुछ तो गड़बड़, देखना बताओ, IE होना चाहिए ना, IE ना। हाँ चलो, सारे पेशेंट्स जो हमारे नीट के पेशेंट्स है वो सारे पेशेंट्स की स्पेलिंग बता रहे हैं, मेरे को लग रहा था कुछ तो गलत है। अब ठीक है, ये वैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ई और आई में ना पहले और बाद में, और तुम तो बोलो ही मत। तुम जैसे बच्चों के हमने पेपर करेक्ट करे हैं बेटा, एक समय पे मैंने खुद सब्जेक्टिव करेक्ट किए हैं ऑफलाइन में, ठीक है ना। और तुम तो ऐसा ऐसा लिखते थे, तुम तो रहने दो, ज्यादा शाणे मत बनो तुम। एक स्पेलिंग क्या सही बता दी, ठीक है। अब मरीज बेटा, जो मरीज है खुद, वो मरीज की स्पेलिंग सही नहीं बताएगा तो भैया, है ना, तुम हो दुख के मरीज, बैकलॉग के मरीज, है ना, 11th बर्बाद वाले मरीज। चलो एंजाइम रिप्लेसमेंट कर दी, बट यार बार बार करना पड़ेगा। दूसरा सोल्यूशन जो बहुत खतरनाक है, बहुत टफ है, जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो बेटा बोन मैरो ढूंढना है। पेन तो अलग है, प्लांटेशन, पेन तो अलग है। अच्छा, बोन मैरो हमने क्यों चुना, पहले तो ये बताओ। एंजाइम तो इसीलिए चुना क्योंकि एंजाइम में प्रॉब्लम थी, एंजाइम की दिक्कत थी, तो एंजाइम को मैंने क्या किया, इंजेक्शंस के थ्रू दे दिया, वो तो समझ में भी आ रहा है मुझे। बट बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना, किसी से लेके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो ना, डोनर और रिसीवर में, डोनर और रिसीवर में करते हो ना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ऐसे नहीं करते हो कि भैया एक जिंदा इंसान का दिल निकाल के किसी पेशेंट में डाल दिया, उसका क्या होगा, ऐसे वाला ट्रांसप्लांटेशन तुम नहीं करने वाले बेटा, वो वाली बात नहीं है।
पता चले। और बच्चे ऐसा भी सोचते हो कि दो लोग जो बिल्कुल, एक है पेशेंट और एक है बिल्कुल ठीक ठाक इंसान, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया इसका उठा के इस पे, वैसे वाला नहीं ना बेटा, है ना। जैसे आपके पास 2 किडनी है तो एक किडनी के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं, बिना दिल के सरवाइव थोड़ी कर सकते हैं। वैसा वाला तो नहीं है केस, ऐसा तो नहीं सोचते हो, कुछ होंगे बेटा वैसा सोचते होंगे। बोन मैरो ही क्यों चुना? क्योंकि लिम्फोसाइट प्रोडक्शन होती है, साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है। अगर बोन मैरो को देखोगे तो बोन मैरो इज द साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। रेड बोन मैरो होता है वैसे, है ना। तो आप ऐसे देख सकते हो कि समझो हमारे पास बोन है, बहुत बड़ा बोन बन गया, तो बोन मैरो है हमारे पास, दिस इज द रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होते हैं ऑफ कोर्स, दिस इज रेड बोन मैरो। सारे ब्लड सेल की फॉर्मेशन यही से होती है, और ये मैंने 11वीं कक्षा में तुम्हें पढ़ाया हुआ है बेटा, 11वीं कक्षा में मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है बेटा कि सारी ब्लड सेल्स, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे इनफैक्ट प्लेटलेट्स ही क्यों ना हो, सारे अल्टीमेटली इसी बोन मैरो से ही बनते हैं। सारी चीजें अल्टीमेटली तुम्हारे बोन मैरो से बनती है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। अब बेटा देखो, मैं आपको पहले बता दूं, स्टेम सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ये तुम्हें याद आ रहा होगा जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे, याद आ रहा होगा जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे, तो हमारा जो इनर्स बेटा याद आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि अभी उसका भी जिक्र होगा यहां पे। हम जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, जब हमारे बेटा ब्लास्टूला स्टेज है, जर्म लेयर अभी बनी नहीं है, तो हम टोटीपोटेंट होते हैं। अगर इनर सेल मास को देखोगे तो उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे टाइप के बेटा सब कुछ बना सकता है वो। तो ऐसे सेल जो सब कुछ बना सकते हैं उसे टोटीपोटेंट बोलते हैं, है ना। यहां टोटीपोटेंट नहीं है, बट तुम स्टेम सेल्स बोल रहे हो उसे, है ना। स्टेम सेल्स जो कि आपके ऑफ कोर्स आपके लिम्फोसाइट्स को बना सकता है, तो आप रेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला चैलेंज है सूटेबल डोनर ढूंढना। सूटेबल डोनर ढूंढना इज अ वेरी बिग टास्क, जिसके साथ 99% आपकी टिश्यू मैचिंग कर रही हो। ब्लड टेस्ट तो मैच कराते हो और बहुत सारी चीजें बेटा टेस्टिंग होती है, मैचिंग होती है, फिर तुम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हो। पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो नहीं करते हो बेटा, कुछ सेल्स आप ट्रांसप्लांट करते हो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी। इसे भी पीरियोडिकली ही करना पड़ता है, इसे भी आपको, जो सेल्स आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, यू हैव टू डू इट पीरियोडिकली, जस्ट लाइक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पीरियोडिकली दोनों चीजों को करना पड़ता है। तो कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि एक बार किया और काम खत्म, ठीक है ना। तो जैसे कि रेड बोन मैरो, बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स, तो आपके ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स भी आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, सूटेबल डोनर कैन बी, पहले सूटेबल डोनर ढूंढते हैं। सूटेबल डोनर, मैक्सिमम मैचिंग जिसके साथ है, पापा मम्मी भाई बहन बुआ, है ना, मैक्सिमम मैचिंग, सूटेबल डोनर फाउंड, एंड bone marrow is then transplanted, but again it needs to be done periodically. Again it needs to be done periodically. ठीक है, ये मत सोचना कि जीन थेरेपी परमानेंट सोल्यूशन है। बुआ नहीं देंगी, फर्स्ट इज बेटर, बुआ इज खड़ू, अरे भैया इतना भी नहीं बोलते बेटा, ठीक है ना। अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे बोलो ना,
समझ रहे हो ना? तो बेटा देखो, चाहे एंजाइम रिप्लेसमेंट किया, चाहे बोन मैरो सेल्स रिप्लेस किए, तो आपको बार बार करना पड़ रहा है। एक बार में किया और परमानेंटली आप बेटा फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जीन थेरेपी भी जब आप करोगे, अब थर्ड हम पढ़ेंगे जो ट्रीटमेंट, दैट इज जीन थेरेपी। आप ये मत सोचो कि जीन थेरेपी करेंगे तो इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, नहीं, उसमें भी एक शर्त है कि जीन थेरेपी कब की जाए तो परमानेंट सोल्यूशन है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन थर्ड जो चीज हम कर सकते हैं, जो आपने अभी पढ़ा बेटा, थर्ड जो सोल्यूशन है जो किया जा सकता है, जीन थेरेपी। अब आप इसके बारे में ज्यादा ज्ञान की बातें मत लिखिए, आपको ऑलरेडी पता है, बट इसमें की कैसे जाती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि किया कैसे जाता है जीन थेरेपी, जिसको एडीए डेफिशिएंसी है। जीन थेरेपी मतलब एडीए जीन रिप्लेस्ड। अब इसे रिप्लेस कैसे किया जाता है इसको मैं जरा पढ़ाती हूं। और ऐसा नहीं है कि जीन थेरेपी हर सिचुएशन में परमानेंट सोल्यूशन होगा, नहीं। जीन थेरेपी सिर्फ अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में की जाए तो ही परमानेंट सोल्यूशन होता है। रीजन कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पूछे थे, जिनको नहीं समझ लगा उनको मैं अभी बताऊंगी। अब हम एडीए जीन को रिप्लेस कैसे करेंगे, एक उस ह्यूमन बीइंग के लिए जो एडीए जीन डिफेक्ट से सफर कर रहा है, उसके लिम्फोसाइट की जीन खराब है। थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाने से पहले क्या आप मेरे से अलाइन करते हैं, अगर मैं ये चीज आपको समझाऊं? एक बार सारे सपोलो मुझे बताना कि क्या ऐसा ही कुछ करना होगा हमें। आपकी लिम्फोसाइट्स को निकालेंगे क्योंकि लिम्फोसाइट्स में जीन खराब है, ठीक है, जिसकी भी लिम्फोसाइट्स में प्रॉब्लम है, मैंने लिम्फोसाइट को निकाला। हमें क्या करना होगा, उस लिम्फोसाइट के अंदर सही जीन को डालेंगे और फिर सही जीन को डालने के बाद उसे बॉडी में रिटर्न कर देंगे। क्या ऐसा कुछ करना होगा, हाँ या ना? क्या ऐसा कुछ करना होगा बेटा, हाँ या ना मुझे बता दो। फिर प्रोसेस तो मैं आपको एनसीईआरटी वाला समझा दे रही हूं। इनफैक्ट तुम्हें यह भी पता होगा बेटा कि यहां किस वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, रेट्रोवायरसेस का, डिजार्म्ड रेट्रोवायरस। क्योंकि आपने पढ़ा था, याद है, प्लांट्स होते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस टीआई प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर, उसको भी डिजार्म करके यूज करते हो ताकि पैथोजेनिक ना हो। ह्यूमन सेल्स के साथ काम करना है तो रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हो। नीट में आया हुआ सवाल है, क्योंकि ह्यूमन लिम्फोसाइट से काम कर रहे हो, रेट्रोवायरसेस को एज अ वेक्टर इस्तेमाल करोगे। जो 3-4 लाइन मैंने बताई, क्वेश्चन भी उसी से बनता है। आई टोल्ड यू इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी यू नो इट। मैं सिर्फ उसमें तुम्हें थोड़े थोड़े डेटास बताती जा रही हूं और प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूं, ठीक है? यस, करें इसको। चलिए देखिए क्या करेंगे हम। अब इसी जीन थेरेपी में कंटिन्यू करके लिखना बेटा, ठीक है ना? तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, यूजिंग, पहले लिख लो फिर पूरा समझा रही हूं। लाइन ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। यूजिंग रेट्रोवायरसेस, यूजिंग बेटा, रेट्रो में ये आएगा या नहीं आएगा भैया? बहुत ही स्पेलिंग में दुख दर्द समस्या है। यूजिंग रेट्रोवायरसेस एडीए, बेटा ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। एडीए, एडीए सीडीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा पूरे जीन थेरेपी में, इसलिए बेटा मैं इसको बॉक्स के अंदर डाल रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, ठीक है ना, कुछ लोगों को ही पता होगा, बाकी तो मैं आपसे पूछूंगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? हाँ चलो देखो अब, अच्छा चलो स्पेलिंग छोड़ो, अब बेटा इस टॉपिक पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर बेटा लाइन से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। नीट में आया भी हुआ है, आगे भी आने के चांसेस है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेटा आप ध्यान देना। मैंने लिखा हुआ है यूजिंग रेट्रोवायरस एडीए सीडीएनए, एडीए सीडीएनए, इस लाइन को ध्यान देना। सीडीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, ADA-cDNA is introduced into the lymphocytes। एक्चुअल में सिर्फ यही एक चीज है जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करनी है, बाकी तुम्हें पता है। ADA-cDNA is introduced into the defective lymphocytes, into the defective lymphocytes,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द ओनली थिंग जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बाकी तो नॉर्मल जैसे बायोटेक के कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अब ये किया कैसे जाएगा बेटा? एडीएस सीडीएनए क्या होता है? आपने रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करके डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स के अंदर ये जीन को डाला। अब इस जीन को डालना है, यानी कि सबसे पहले मेरे को डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन इसी लाइन से आएगा बेटा, सीधे क्वेश्चन आएगा किस वेक्टर का इस्तेमाल किया, क्या डाला आपने लिम्फोसाइट के अंदर, एडीएस सीडीएनए। एनसीईआरटी ने तो बेटा वैसे भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है प्रोसेस को बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन आपको समझने के लिए बेटा, नहीं तो फिर तुम रटोगे। थोड़ा बहुत तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। सबसे पहला काम है, जिस पेशेंट को तुम्हें ट्रीट करना है उसके लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल लो। क्यों निकाले मैम? कल्चर करना पड़ेगा ना। आप नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी भी तो ऐसे ही करते हैं ना। अगर आपके कुछ बैक्टीरिया है, अभी तुम्हें इकोलाई के अंदर बेटा इंसुलिन की जीन डालनी थी, इकोलाई को भी तो बेटा कल्चर करोगे ना। कल्चर करोगे मतलब उसको ग्रो कराओगे, और ग्रो कराओगे फिर ही तो बेटा उसके अंदर वेक्टर के माध्यम से तुम अपना जो भी जीन डालना चाहते हो वो जीन डालोगे। ऐसा ही तुम्हें बेटा लिम्फोसाइट्स के साथ करना पड़ेगा। जिस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में डिफेक्ट है, पहले उस लिम्फोसाइट्स को बॉडी के बाहर निकालो, बॉडी के बाहर निकालो, फिर उसे कल्चर करो, कल्चर करो, और कल्चर करने के बाद इस रेट्रोवायरसेस की मदद से अपने जीन को डाल दो। पर इसमें बड़े सारे तुम्हारे मन के अंदर सवाल आएंगे, उस चीज को अभी मैं बताती हूं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हाउ इट इज परफॉर्म्ड, क्वेश्चन है हाउ इट इज परफॉर्म्ड। किया तो मैम बिल्कुल सही है, बट हाउ इट इज परफॉर्म्ड। आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि हम इसकी जीन को डाल देंगे, बट इसे किया कैसे जाता है? तो नंबर 1, टेक आउट द लिम्फोसाइट। ऐसे लिखो बेटा, टेक द लिम्फोसाइट्स, टेक द लिम्फोसाइट्स आउट फ्रॉम पेशेंट एंड कल्चर, फ्रॉम पेशेंट, मैं राइट साइड में थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊंगी, है ना, एंड कल्चर इट, क्योंकि हमें अब उसके अंदर सही जीन को डालना है। तो मैं एक ना ऐसे ही हाइपोथेटिकल डायग्राम तुम्हें दिखाती हूं, हाइपोथेटिकल डायग्राम, कि यार समझो यहां तुम्हारे लिम्फोसाइट्स हैं, डिफेक्टिव है, मुझे इस डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स के अंदर ना 3 ही बनाती हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, या तो 4 बना लेती हूँ, है ना। मुझे इस बेटा लिम्फोसाइट के अंदर क्या डालना है? अपनी सही जीन डालनी है। ये डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स है बेटा। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमने क्या किया? रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ऊपर की स्टेटमेंट के अनुसार हमने क्या किया है? यूज रेट्रोवायरस। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूं कि किया क्या। यूजिंग रेट्रोवायरस, एडीए, और ये वो है बेटा डिजार्म्ड, ये बात हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हम इन्हें डिजार्म्ड वे में यूज करते हैं। यूजिंग रेट्रोवायरस, एडीए सीडीएनए, सीडीएनए क्यों बोला अभी मैं बताऊंगी, पहले लिख लो। एडीए सीडीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज, आपने रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल किया और आपने इसके अंदर अपने एडीए के डीएनए को डाल दिया। देखो छोटा सा एक डायग्राम बना के ऐसे बता देती हूं, समझो कि ये रेट्रोवायरस है और इसके अंदर से जीन जा रहा है, जीन जा रहा है। नेचुरली बेटा ये इंसर्ट कर सकता है ना, इसके पास तो प्रॉपर्टी है, नेचुरली ये जीन को डाल सकता है। चला गया, अब क्या होगा? जीन चला गया, वापस से बॉडी के अंदर रिटर्न कर दो। Now these lymphocytes are returned back. These lymphocytes are returned back to patient. बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? सीडीएनए क्यों बोला, एडीए सीडीएनए क्यों बोला, ये मैं आपको बताऊंगी, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, पर एनसीईआरटी को लगता है आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है तो इसीलिए उसने मेंशन नहीं किया है, पर बस इतना दिया हुआ है। और ये तो बड़ा सिंपल है ना यार, रिटर्न बैक टू बॉडी। अब आपने जीन इसके अंदर डाल दी तो बस अब डाल दो बॉडी के अंदर पेशेंट के, रिटर्न बैक कर दो। ये तुम्हारे लिम्फोसाइट्स थे,
जिसके अंदर अब तुमने बेटा जीन डाल दी है, अब ये डिफेक्टिव नहीं रहे, अब ये करेक्ट जीन हो गया, एडीए का जीन सबके अंदर आ चुका है, अब ये सारे सही वाली लिम्फोसाइट्स हो गए। बोलो यार हाँ या ना, बोलो यार हाँ या ना, ये करेक्टेड लिम्फोसाइट्स हैं, बोलो हाँ या ना। पहले बताओ यस यस। हाँ तो इसीलिए तो एस दे, इसीलिए तो मैम है ना कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। पर तुम्हें तरीका तो पता है ना, क्या तुमने पूरे बायोटेक्नोलॉजी में यही चीज नहीं करी है? जीन कैसे डाला जाता है, वेक्टर मीडिएटेड होता है, कभी प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हो, कभी टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हो, कभी पीबीआर का इस्तेमाल करते हो, कभी रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हो। पूरी कहानी तो ऐसी थी ना, कहानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की किसी की भी ऐसी तो थी। हाँ अब तुमने इंडिविजुअली नहीं पढ़ा है कि इंसुलिन में क्या करते हैं, एडीए में क्या करते हैं, वो तो मैं तुम्हें बता रही हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए नया नहीं है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट तुम पढ़ चुके हो। बस पर्टिकुलरली जीन थेरेपी में क्या किया, मॉडिफाइड इंसुलिन में क्या किया, बीटी कॉटन में क्या किया, वो मैंने तुम्हें पढ़ाया, पर उसकी जो पूरी प्रोसेस है उससे तुम वाकिफ, वो क्या बोलते हैं, वाकिफ हो, है ना। यस वेरी गुड, शाही स्टार ने बिल्कुल सही बोला है। अब देखो इसमें भी दुख दर्द और समस्या है। मैं पहले तो तुम्हें जीन थेरेपी में क्या किया, डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाले, उसमें एडीए खराब था। ह्यूमन सेल्स के साथ काम कर रहे हो तो रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करोगे। सीडीएनए क्यों बोला ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूं, बट रेट्रोवायरस की मदद से एडीए सीडीएनए को तुमने इंट्रोड्यूस किया। एडीए सीडीएनए को जब तुम इंट्रोड्यूस करोगे बेटा लिम्फोसाइट्स के अंदर, तो सारी लिम्फोसाइट्स के अंदर बेटा सही जीन चली जाएगी, सही जीन चली जाएगी तो लिम्फोसाइट्स को वापस से रिटर्न बैक कर दो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, इसको भी पीरियोडिकली करना पड़ता है, जस्ट लाइक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या बोन मैरो थेरेपी, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। क्यों क्यों कोई बताएगा क्यों? इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है, ये कैंसर सेल्स नहीं है कि मैं अमर हूं, कभी नहीं मरूंगा, एक बार मेरे को ठीक कर दो और बॉडी के अंदर दे दो फिर मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता लिम्फोसाइट्स के साथ भी। दे ऑल्सो हैव अ लाइफ स्पैन, फिक्स नहीं होती है इनकी लाइफ स्पैन। अगर याद होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में दिया है कि इनकी लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होती है। आरबीसी की जैसे आप फिक्स कर लेते हो 120 दिन होती है, प्लेटलेट्स की 7 दिन बोल देते हो, लिम्फोसाइट्स की कोई फिक्स नहीं है। पर ये इमॉर्टल तो नहीं है मैम, अमर नहीं है, तो एक बार किया तो बार बार करना पड़ेगा मैम, एक बार किया तो बार बार करना पड़ेगा। अरे कर लिया है भाई, दे ऑल्सो डाई। तो पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, this also needs to be done periodically because lymphocytes will also die. Yes, done done, तो एक थम्स अप दे दो। हाँ पूजा बिल्कुल सही लाइन, आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी की याद है, किशन को भी याद है, बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्ट लाइन याद है कि दे आर शॉर्ट लिव्ड। एनसीईआरटी ने दिया है लिम्फोसाइट्स आर शॉर्ट लिव्ड। अरे साइड क्या भैया, कर कितनी देर तक तो बेटा लिखने का टाइम दे दिया है। अभी ये तुम जो साइड दो, अभी मैं मिली थी ना बच्चों से वो सेलिब्रेशन में, उसके बाद तो तुमसे बात ही नहीं हुई है। तो अभी जो ये हमारा विजय महोत्सव था जिसमें हम बच्चों से मिले थे, और मैं आपको बता दूं ये जितने बच्चों को टाइम चाहिए होता है ना लिखने के लिए, मैं खास करके बच्चों की बात बता रही हूँ, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जो एम्स दिल्ली वाले हैं तो बता रहे थे कि मैम कितना लिखने का टाइम मिलता है, आप सही बोलते थे, अभी तो बोल देते हो लिखने का टाइम, तो कहते हैं मैम लिखें या समझें ये समझ ही नहीं आता है कि लिखें या समझे, इतनी फास्ट चलता है। तो मैंने कहा कि इसीलिए बच्चों को जब क्लास में बताया जाता है कि अपने आप को ऐसे मत बनाओ कि जब एक्चुअल में कॉलेज में पढ़ने जाओगे ना तो यूज टू ही नहीं हो, उस चीज से तुम यूज टू ही नहीं हो, तुम्हें आदत लग चुकी है, गंदी आदत, लत लग चुकी है तुम्हें, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फिर कि लिखें या समझे, 2-2 मिनट में पेज पलट जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो मेडिकल के कॉलेज के स्टूडेंट्स ही बात बता रहे थे, बट उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कॉलेज के फेस्ट में इनवाइट करते हैं, आ जाना मैम कॉलेज, बताओ तुम भी आओगे यही कहोगे।
है ना। तो सारे बच्चे बहुत ही खुश थे जिनको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट देम। आई होप कि आप भी बेटा स्क्रीन के इस तरफ आए, बहुत जल्द आए, और मैं तो ये चाहूंगी कि तुम डायरेक्ट लक्ष्य से यहाँ आओ और ये नौबत ही ना आने दो कि तुम्हें यकीन में जाना पड़े। मैं बार बार कहती हूँ, जो बच्चा ये सोच के बैठा है यकीन से कर लूंगा मैं तो 1 साल ड्रॉप लेके, ये सोच बेटा आपको वहां से भी बेटा सिलेक्शन से, ऐसा सोचना ही क्यों, मतलब आपकी पहले से ही नेगेटिव थॉट है। आपके पास समय है, बढ़िया तरीके से पढ़िए और एक बार में बेटा एक गो मिनट निकालिए, है ना। इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप एक बार में निकाल सकते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स के, आप भी मिले हुए हो और इसको बताने की भी अब जरूरत नहीं है। सब कुछ बेटा आजकल यूट्यूब पे होता है, यू आर वेरी वेल अवेयर, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ आपके बैच से बहुत सारे सिलेक्शन होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे सिलेक्शन होंगे और आप आके मेरे को बोलेंगे मैम आपने ये बात कही थी, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा, लिखते हैं इस चीज को। दिस ऑल्सो इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, नॉट अ permanent, not a permanent solution as lymphocytes are not immortal. नॉट इमॉर्टल का मतलब ये कोई अमर नहीं होते, है ना। हेंस इमॉर्टल का मतलब होता है बेटा अमर, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, तो ये अमर नहीं है, नॉट इमॉर्टल, है ना। हेंस दिस ऑल्सो नीड्स टू बी डन पीरियोडिकली। ये कोई भी ऊपर में से 3 परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, दिस नीड्स टू बी डन पीरियोडिकली। बट बेटा ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर आप इसे कौन सी स्टेज में कर लो बेटा, अगर ये डिवाइड करेंगे आप जो कह रहे हो वैभव, तो कितना डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, क्या ये आप खुद लॉजिकली सोच के देखो, प्रोलिफरेट कितना करेंगे ये, और एक पर्टिकुलर पैथोजन से आपको एक पर्टिकुलर टाइप के इफेक्टर जो कि इमीडिएटली काम करते हैं और फिर मेमोरी सेल्स होते हैं, आप कितने पैथोजेंस के लिए बेटा ऐसा कर लोगे, क्या उतने सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि सब एनकाउंटर करेंगे ना बेटा पैथोजन को। ऐसा थोड़ी होता है, जब इफेक्टर या मेमोरी सेल्स बनते हैं तो वो तो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए बनते होंगे ना, कैसे बेटा काम चलेगा सिर्फ उतने बेटा लिम्फोसाइट से, ये सोच के देखो। ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है जब आप इसे फीटल लाइफ में या एम्ब्रियोनिक लाइफ में कर लो, क्योंकि मैम एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टेम सेल्स होते हैं, टोटी पोटेंट स्टेम सेल, लेकिन पता लगाना पड़ेगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और जीन में फॉल्ट पता लगाया जा सकता है। अगर जीन में फॉल्ट पता लगाया जा सकता है और अगर आप स्टेम सेल्स तक बेटा इसे पहुंचा दे तो हर एक सेल के पास ये जीन चली जाएगी, क्योंकि जब ये डिवाइड करेगा अभी तक तो डिफाइंड ही नहीं है, आगे जो सेल बनेगा मैम उस सेल के अंदर ये जीन चली जाएगी और फिर ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा, बार 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 करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज एम्ब्रियोनिक लाइफ में आप जब ब्लास्ट्यूला स्टेज पे है, आपके पास टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, अभी डिफाइन ही नहीं हुआ है कि कौन सा पर्टिकुलर जर्म लेयर है, वह आगे कौन से ऑर्गन को बना रहा है, कौन से चीज की फॉर्मेशन कर रहा है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कर दो यार, एम्ब्रियोनिक लाइफ में कर दिया, स्टेम सेल्स में कर दिया, तो जब आगे वो डिवाइड करेगा हर एक सेल के पास बेटा वो जीन होगी और ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यस अरे गुनगुन वो गर्ल तो 4 साल की थी, तो गर्ल के अंदर पहली बार जीन थेरेपी की गई थी। मैं ये बोल रही हूं कि परमानेंट सोल्यूशन कब हो सकता है, मैंने जीन थेरेपी को गुनगुन एक्सप्लेन किया है बस। अब मैं बता रही हूं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो उसमें भी नहीं था परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन आप परमानेंट सोल्यूशन कर कैसे सकते हो जब आप एम्ब्रियोनिक लाइफ में करो, ये बता रही हूं मैं, ठीक है। Hence needs to be done periodically, but it can be a
permanent solution, it can be a permanent solution if done in the embryonic stage या in the embryonic life, in the embryonic life when we have stem cells. अब बेटा टॉपिक को खत्म करते हैं। लास्ट एक चीज मैं आपको बता देती हूं कि एडीएसी डीएनए क्यों बोलते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको समझा देती हूं कि एडीएसी डीएनए हमने क्यों बोला। हम रेट्रोवायरसेस की मदद से एडीएसी डीएनए कैसे डालते हैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूं। टॉपिक इज ओवर, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है जी, तो इसे हम नोट डाल के लिखेंगे बिकॉज एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम इसे नोट डाल के लिखेंगे। हाँ जी, कोई दुखदार समस्या तो नहीं है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नैनिका बेटा बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब देखो बेटा एडीए सीडीएनए क्यों बोला, मेरे पास ये एडीए की जीन है, मतलब डीएनए है। अब बेटा मेरा वेक्टर क्या है, एडीए का डीएनए है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एडीए की जीन है या डीएनए है, मैं ऐसे कह रही हूं, बनाया मैंने ऐसे पर डीएनए है। अब बेटा दिक्कत ये है कि यहां जो हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो है एक रेट्रोवायरस, और इसके पास क्या है बेटा, मैं ऐसे बना रही हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके पास क्या है बेटा, आरएनए, इसके पास क्या है बेटा, आरएनए। अब आप एडीए के डीएनए को आरएनए से तो नहीं जोड़ सकते। अब आप एडीए के डीएनए को बेटा आरएनए से तो नहीं जोड़ सकते ना, जब आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना है। तो आप क्या करते हो बेटा, आप एडीए के डीएनए को जोड़ने की बजाय एडीए के डीएनए से बनाते हो पहले एडीए का आरएनए। क्या करते हो बेटा, पहले बनाते हो एडीए का आरएनए। डीएनए को तुम आरएनए से तो नहीं जोड़ पाओगे ना, आरएनए को तुम आरएनए से जोड़ लोगे। तुमने बेटा एडीए के डीएनए से पहले बनाया एडीए का आरएनए, क्योंकि तुम डीएनए को वायरस के साथ में नहीं जोड़ पा रहे हो, उसके पास है आरएनए। अब तुम्हें उसके जेनेटिक, क्योंकि तुम उसे एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो, उसे एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो, तो उसके बेटा पास आरएनए है। तुमने अपने आरएनए को बेटा पहले बना लिया एडीए के डीएनए से, और फिर आरएनए को जाके बेटा एडीए के आरएनए को वायरस के साथ में लिंक कर सकते हो तुम। हाँ या ना, हाँ या ना। इस एडीए के आरएनए को बेटा यू कैन associate it with viral RNA now, एंड बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारा आरएनए यहां जुड़ जाएगा बेटा, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना तुम्हें डिफरेंट, अब ये तुम्हारा क्या है, एडीए का आरएनए। अब इससे तुम क्या बनवा सकते हो बेटा, रेट्रोवायरस से तुम क्या बनवा सकते हो, एडीए के आरएनए से एडीए का डीएनए बना सकते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर सकते हो कि नहीं? हाँ या ना, मुझे सारे बच्चे आंसर देंगे। तुमने बस उस प्रोसेस में आरएनए के साथ में आरएनए जोड़ना था, तुम डीएनए नहीं जोड़ सकते थे, तो पहले तुमने डीएनए से आरएनए बना लिया, डीएनए से आरएनए बना लिया, तो आरएनए को अब जोड़ सकते हो, रेट्रोवायरस के साथ आरएनए को जोड़ सकते हो। आरएनए को जोड़ लिया तुमने, क्योंकि तुम्हें अटैच करना था तो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल सेम होना चाहिए, तुमने आरएनए को जोड़ लिया। अब तुम वायरस का इस्तेमाल करके अपने एडीए आरएनए से भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से क्या बनवा सकते हो बेटा, एडीए का डीएनए बना सकते हो कि नहीं? इसी को बोला जाता है सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए,
cDNA या कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए, इसीलिए इसे cDNA बोलते हैं, जिसको तुम क्या करते हो बेटा, अब अपने लिम्फोसाइट के अंदर डालते हो, इसीलिए इसे cDNA बोला जाता है। और छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा दिमाग तो नहीं लग रहा, लग रहा है तो लगाओ भैया, लगाना पड़ेगा, लग रहा है तो लगाओ, घबराओ नहीं, लगाओ, दिमाग लगाओ, सब चीजें पढ़ी पढ़ाई है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव रेड। डीएनए को डीएनए से जोड़ सकते थे, अभी नहीं जोड़ पा रहे हो, लेकिन काम तो तुम्हें एडीए जीन का ही है ना यार, एडीए को ही तो तुम्हें सेल तक पहुंचाना है। अब वायरस के मदद से कर रहे हो तुम, वायरस को एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो, पर उसके जेनेटिक मटेरियल से मैच करना चाहिए, जिस जेनेटिक मटेरियल को जोड़ना है। तो पहले तुमने क्या किया ना, एडीए के डीएनए से आरएनए बनवा लिया एडीए का, अब उस आरएनए को लिंक कर दिया, एसोसिएट कर दिया रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल से, उसी की मशीनरी को यूज किया जैसा वो हमारी बॉडी में करता है, जैसा वो हमारी बॉडी के अंदर करता है। आरएनए से बनाता है डीएनए, फिर डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड बनाता है, फिर वो जाके हमारे जीनोम से भी जुड़ जाता है। बिल्कुल, तो हमने उसी की मशीनरी को यूज किया, उसके आरएनए के साथ अपना एडीए का आरएनए जोड़ दिया, उसी से अपना डीएनए बनवा लिया, एडीए cDNA बोला जिसको, बस लिम्फोसाइट्स के अंदर डाला और कर दिया उसका बेटा ट्रांसफर। ठीक है, वाओ टॉपिक डन एंड डन। बेटा एक थम्स अप दे दो तो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, और फिर इस चैप्टर का कल होगा बेटा आखिरी लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला एक सेशन रखेंगे पूरे बायोटेक का, तो अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है ना, क्योंकि अब जो टॉपिक बचे हुए हैं दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एनसीईआरटी ने एलाइजा, पीसीआर, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ऑटो रेडियोग्राफी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। और फिर तो बेटा कल की क्लास में ना मोस्टली एनसीईआरटी की रीडिंग है, ज्यादातर एनसीईआरटी की रीडिंग है। एनसीईआरटी की पोथियों को कॉपी में मैं कॉपी पेस्ट नहीं कराती हूँ बेटा, कि पैराग्राफ उठा के मैं एनसीईआरटी की लाइन को छाप दूं, नहीं। तो कल हमें ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी से रीड करनी है, जैसे अल्कोहल वाला टॉपिक था ना, कुछ कुछ बहुत ज्यादा जनरल चीजें थी, तो कल थोड़ी जनरल चीजें होंगी जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट है क्योंककि कल के लेक्चर में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा होगा। अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बासमती राइस को कब चुराया, कितनी बासमती की वैरायटी है, ये कौन थी, रोजी कौन थी, क्या कैसा दूध देती थी, कब बनाई गई थी, क्या था क्वालिटी में, है ना, है इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी एनसीईआरटी वाली थ्योरी। लेकिन बेटा नथिंग वी हैव टू इग्नोर, मैं बार बार कहती हूं आपके पास जो मर्जी में किताब हो, बट एनसीईआरटी को रीड करना इज मस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं एक बारी मेरे साथ। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडिटरी डिजीज, यार पैदा ही हुआ है, यार पैदा ही हुआ है उस प्रॉब्लम के साथ, यार कंजेनाइटल, पैदा ही हुआ है उस फॉल्ट के साथ, है ना, हेरिडिटरी डिजीज। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडिटरी डिजीज, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज? क्या कुछ कर सकते हैं थेरेपी? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। हाँ, अगर कोई ऐसे हेरिडिटरी डिजीज के साथ में पैदा हुआ है तो जीन थेरेपी एक सोल्यूशन हो सकता है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। बेटा जेनेटिक फॉल्ट हम एम्नियोसेंटेसिस से पता लगाते थे कि नहीं? अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कैसे पता लगाया, तो हम पता लगा सकते हैं, हमारे पास टेस्ट है ना, एम्नियोसेंटेसिस, विच कैन डिटेक्ट अ लॉट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। 14 to 18 या 16 वीक्स में किया जाता है, बट एनसीईआरटी ने वीक्स नहीं दिए हुए, मैंने अगर बताया होगा तो अतिरिक्त ज्ञान में बताया होगा कि इसे किया जाता है। सो ये एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स है जिससे आप जेनेटिक डिफेक्ट को अगर क्या बोलते हैं, चाइल्ड में अगर डायग्नोज हुआ है या एम्ब्रियोनिक लाइफ में डायग्नोज हुआ है, पता किया है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। हियर द जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। जीन को आप इंसर्ट करते हो एक बंदे के सेल्स में या टिश्यू में जहां आपको किसी बीमारी को ट्रीट करना है। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन ऑफ the individual or embryo to take over the function and compensate the non-functional gene। बोला करेक्शन में क्या होता है, एक नॉर्मल जीन को उठा के एक इंडिविजुअल में या एम्ब्रियोनिक लाइफ में
डाल दिया जाता है ताकि उसकी जो डिफेक्टिव जीन थी, नॉन फंक्शनल जीन थी, अब उसके काम को ये वाली जीन टेक ओवर कर ले और सही से काम करे। ठीक है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990, 1990 में दिया गया है 4 साल की लड़की को with adenosine deaminase deficiency. This enzyme is crucial for the immune system to function. Immune system को function करने के लिए ये जरूरी है। The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. बेटा इस लाइन को प्लीज लिख लीजिए कि डिफेक्ट में क्या डिफेक्ट था। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट्स, प्लीज नोट इट डाउन। हमने लिखा है कि एडीए जीन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव एज इन कैसे जीन में डिफेक्ट है? इट इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज। द डिफेक्ट दैट यू एक्चुअली सी इज कि बाय बर्थ ही उसके पास ये जीन है ही नहीं। प्लीज नोट इट डाउन, है ना। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। किसी किसी में आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसे क्योर कर सकते हैं। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। किसी किसी में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हो, जहां फंक्शनल एडीए, फंक्शनल एंजाइम को पेशेंट को दे सकते हो इंजेक्शंस के थ्रू। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच इज दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव। इसको हमने लिखा हुआ है, वैसे हमने लिखा हुआ है कि पीरियोडिकली करना पड़ता है। पीरियोडिकली करने का मतलब ही है कि नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव। अगर किसी चीज को आपको बार बार करना पड़ रहा है तो नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव, यानी कि कंप्लीटली ठीक आप नहीं कर पा रहे हो। जब आप बोन मैरो कर रहे हो ट्रांसप्लांट या फिर आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हो, कंप्लीटली क्योरेटिव ना होने का मतलब ये कि आपको पीरियोडिकली करना पड़ रहा है। ठीक है ना। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patients are grown in a culture outside the body. जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला स्टेप ये होता है कि जिसका डिफेक्ट है बेटा उन सेल्स को बाहर निकाल दो और कल्चर कर लो। A functional ADA-cDNA very important line statement based question के लिए। A functional ADA-cDNA using a retroviral vector, रेट्रोवायरसेस का आप इस्तेमाल करते हैं जीन थेरेपी को करने के लिए। इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स। आपने उसका इस्तेमाल करके फंक्शनल जीन डाल दिया, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न बैक टू द पेशेंट। फिर आपने बेटा उसे पेशेंट को वापस भी कर दिया। However, as these cells are not immortal, ये cells immortal तो नहीं है, अमर तो है नहीं, so the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. इसीलिए उस बंदे को बार बार ये जो genetically engineered lymphocytes आपने बनाए हैं, इसे बार बार आपको देना पड़ेगा। However, if the gene isolated from the marrow cells producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be a permanent cure. However, अगर आपने जीन, करेक्ट जीन किसी बोन मैरो से निकाली और उसे आपने एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर डिटेक्ट हो गया है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही आपने उसे ट्रांसफर कर दिया, परमानेंट सॉल्यूशन। हाँ जी बताइए। देखो आज हमारा यही 2 टॉपिक था और हम बढ़िया टाइम पे से खत्म कर पाए, तो मैं अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं देती हूँ, थैंक यू स्लाइड ले आती हूँ। 11th की बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे, 2 मिनट आपसे बात कर लेती हूँ। एक बार मुझे बता दो बेटा, दोनों टॉपिक क्लियर हुए? हमारे दोनों टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गए। तो अगले दिन हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से स्टार्ट करना है। बीमारी कैसे पता लगाती है, जैसे अभी पता लगाती क्या है, पता लगती है, तुम क्या क्या टेस्ट कराते हो उसके बारे में मस्त बात करेंगे। जैसे मेरे को अभी कुछ पता करना है तो मैंने क्या किया था बेटा, ब्लड टेस्ट किया था। वैसे ही बेटा हम पढ़ेंगे इस चीज को कि यूजुअली हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, सीरम टेस्ट कर लेते हैं, यूरिन टेस्ट कर लेते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, मॉडर्न टेस्ट। मॉडर्न टेस्ट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो आप कर रहे होते हो। पीसीआर करते हो, एलाइजा करते हो, ऑटो रेडियोग्राफी करते हो, क्या डिफरेंस होता है इनमें। एंड वी नीड टू स्टिक टू एनसीईआरटी बेटा। पहले ना मैंने इसमें से एलाइजा के बारे में बहुत पढ़ाया है पहले, बट आई हैव सीन इन दीज ईयर्स के एलाइजा से एज सच कोई मतलब वो डिटेल वाला जो है ना उससे क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी वाला साइंटिस्ट तो बनना नहीं है ना। तो वी हैव टू लिमिट आवरसेल्फ। एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, एलाइजा में क्या दिया है, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या दिया है, पीसीआर में क्या दिया है, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इश्यूज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बट इट विल टेक द एंटायर लेक्चर। छोटा टॉपिक नहीं है, अच्छा खासा टॉपिक है। कल की क्लास में होपफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट क्लास विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर बेटा हमारा आखिरी चैप्टर इवोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, यस।
तो लेट मी टेल यू गाइस अ फ्यू पॉइंट्स बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस ऑलमोस्ट, बिकॉज वेरी सून मे बी बाई नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग विद एवोल्यूशन. सो आपका 11th का रिवीजन भी बेटा स्टार्ट हो जाएगा. 11th का रिवीजन आप के पास दो ऑप्शंस है करने के. मैं आपको बताते, अरे सॉन्ग बाद में है यार, पहले यहाँ सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ. सॉन्ग मत करो अभी, ठीक है ना, सुनो पहले मेरी बात, ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लो जो बोल रही हूँ. अब आपके पास मल्टीपल तरीके हैं रिवीजन करने के, बट सबसे पहला सजेशन मेरा ये होगा, 11th का रिवीजन जब आपका स्टार्ट हो तो आप रिवीजन तभी करने आए जब आपने 12th बहुत अच्छे से कर ली है. आपके पास तो बेटा सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं आपके बैच के अंदर. तो आपके पास ऐसा कोई लोड नहीं है कि मैं आज क्लास नहीं गया तो मैं कैसे क्लास करूंगा, मेरा तो छूट गया. कुछ नहीं छूटता है. आपके पास तो ऑप्शन है कि आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल है. 2x की स्पीड पे देखो, 1x पे देखो, 0.5 पे देखो, 0.75 पे देखो, जो मर्जी में है, जैसे मर्जी में लेक्चर अवेलेबल है. बट आप 12th के बैकलॉग के साथ में 11th का रिविजन कृपया करके ना करें. ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है. फोमो वाली सिचुएशन नहीं करना है, अरे वो तो कर रहा है मेरा दोस्त, मैं तो पीछे छूट जाऊंगा. क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने पहले पढ़ाई की होगी, तुमने नहीं की है, तो तुम सारे अलग अलग हो. पहले अपना 12th निपटाओ अच्छे से. मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता है, बट मैं जूलॉजी की बात कर सकती हूँ. एंड आई एम श्योर बायो के दोनों सब्जेक्ट्स में ऐसा कर सकते हो कि 12th में मोस्टली चांसेस हैं कि शायद तुम्हारे बैकलॉग ना हो. मोस्टली चांसेस ये है कि शायद बेटा बैकलॉग नहीं होगा 12th का, है ना. अगर बैकलॉग नहीं है तो आप रिवीजन स्टार्ट करना. रिवीजन वी विल ट्राई, मतलब मैं आपसे भी मैं वो ले लेती हूँ कि ओपिनियन आप भी मुझे बताना. बट मैंने लास्ट ईयर, इस साल मैं बच्चों से, सिलेक्टेड बच्चों से मिली थी, तो उनका भी मैंने फीडबैक लिया था इस चीज पे, एंड दे अग्रीड ऑन दिस थिंग. एंड आप मुझे बताना जो आपके 11th के रिवीजन होंगे ना बेटा, दे विल बी मोस्टली 1 शॉट्स बट कैन बी 2 शॉट ऑल्सो. कोई 2 शॉट तो क्या ही होता है, मतलब इन पार्ट्स, जो बड़े लेक्चर्स होंगे, जो बड़े चैप्टर्स होंगे, है ना. अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही है बेटा, वो बड़ा है, तो उसको 2 पार्ट्स में करना ही पड़ेगा. और इसको हम कैसे करेंगे ना बेटा, इसको हम ऐसे करेंगे कि हमारे जो 11th के नोट्स है ना, एग्जैक्टली जो नोट्स हम क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि लिखना नहीं है अभी तुम्हें ना, नोट्स नहीं बनाने. नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है. इतना टाइम तुम्हारे पास है कहाँ बेटा, जब था तब तुमने नहीं बनाए, तो अब तुम क्या बेटा बनाओगे, है ना. अब तो तुम बना ही नहीं सकते. सो वी विल ट्राई कि नहीं, अब लाइव रिकॉर्डेड वाला बेटा बात मत करो, दैट वी विल डिसाइड ना, एंड आई विल आस्क यू एंड आई विल डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. विल टेक योर ओपिनियन बट वी विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. लेट मी लिसन टू मी फर्स्ट, है ना. तो हम क्या करेंगे ना बेटा, एग्जैक्ट पीडीएफ लेके आएंगे ताकि लिखने में समय बर्बाद ना हो. आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है इस चीज को. अब कल ही हम इस चीज को डिस्कस भी कर रहे थे. देखो आपके पास नोट्स बहुत सारे बच्चों के पास होंगे, मैं नहीं बोल रही हूं कि सबके पास हैं, मैं आपको इसीलिए पहले बता रही हूं किस तरीके से हमें करना है. टाइम है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि एनसीईआरटी वो 11th के नोट्स लेके आने का, स्क्रीनशॉट लेके आने का बेनिफिट क्या है ना बेटा, मैं अपने तरीके से देख लूंगी कि लिखा हुआ कंटेंट हो. अब चाहे वो स्क्रीनशॉट हो या लिखा हुआ कंटेंट हो, जैसे भी हो वो लिखा हुआ हो, ताकि ना लिखने में मैं टाइम वेस्ट ना करूं, आपको समझाने में ज्यादा टाइम आपका लगाऊं, ठीक है. और आप अपना लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आपके पास नोट्स या तो बेटा आपने ऑलरेडी 11th में लिखे हुए होंगे, चाहे आप मेरे से पढ़े हैं चाहे आप कहीं और से पढ़े हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है. तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे ना, इससे पता है फायदा क्या है कि आप ना देख पाओगे जो मैम बोल रही हैं, हाँ 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 ऐसे होता है. लिखोगे नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आप रिलेट कर पाओगे लिखा हुआ है, ठीक है. दूसरा ऑप्शन बेटा ये है कि हो सकता है कि आपके पास अगर मेरे नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, किसी और के नोट्स है तो भी बहुत अच्छी बात है, और या तो आपके पास बेटा मेडिजी है. यही ऑप्शंस है कि आपके पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है. और चौथा ऑप्शन ये है कि आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगी लेक्चर्स की, वो भी एक ऑप्शन है. एनीथिंग दैट सूट्स यू, आपको जिसमें मजा आए, आपको जिसमें बेटा समझ में आ रहा हो कि ये इफेक्टिव तरीका है, आप वो चीज अपने पास रखिए. और बेटा लिखने में, सुंदर नोट्स बनाने में अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ यहां सुनना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाना. आप चाहे किसी किताब से पढ़ रहे हो, आप चाहे किसी रोड नोट से पढ़ रहे हो, आप उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक्स्ट्रा लिख सकते हो. इस तरीके से आपको इफेक्टिव बनाना है इस रिवीजन को, एंड दिस विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव अगर आप जेन्युइनली चीज को करते हो. बच्चों का खुद का फीडबैक है कि दीज काइंड ऑफ 1 शॉट रिविजन्स वर वेरी वेरी यूजफुल. उनके लिए भी यूजफुल है बेटा जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अच्छे से 11th क्लास में,
उन लोगों के लिए भी यूजफुल होगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पर जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, पहली बात तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आना एनसीईआरटी से एक बारी, और आपके पास नोट्स की अवेलेबिलिटी हो तो वो बेटर होगा रिवीजन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोशिश करूंगी। मैं एक प्लान आउट करती हूं एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई टू डू बेस्ट फॉर यू। ठीक है, कि आपका बेस्ट से बेस्ट कैसे हो सके ना, इसको हम प्लान करेंगे। देखो अगर ना बेटा लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्लूड नहीं कर पाई ना, तो ऐसे कर लेंगे, आप बताना इस चीज को ऐसे कर लेंगे कि सपोज ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इसका एक साथ में एक क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, है ना। और फिर हम ऐसे कर लेंगे लोकोमोशन, न्यूरल एंड जो भी 3-3, 4-4 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल बेटा क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चंस कर लिए, ऐसा कर लेंगे और वो लाइव कर लेंगे। ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे मतलब यू नो लेट मी मतलब प्लान दिस थिंग फॉर यू कि कैसा करेंगे तो बेस्ट आपके लिए हो पाए। एंड वॉट एवर इज दिस आई विल टेल यू गाइज। ठीक है, आपको तो अपडेट रख ही देंगे साथ में। ठीक है ना, चलिए इसी बात के साथ में वेरी गुड आइडिया, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और क्योंकि आज इतनी सारी मोटिवेटिंग बात की तो फिर से बेटा 1 करोड़ एक बार रिपीट किया हुआ गाना आप लोगों को मैं सुना देती हूं। ठीक है, चलिए यस, हाँ वही 11th की तपस्या सीरीज जो मैं 11th में करा रही हूं, उसी में से क्वेश्चंस लेके मैं आप लोगों के लिए करा दूंगी। ठीक है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के। लक्ष्यंस, यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, मैं आप लोगों के लिए, सारी टीचर्स आप लोगों के लिए इक्वली मेहनत करेंगे। आप जो भी आपके लिए बेटा प्रैक्टिस कराया जाएगा लास्ट में, आप प्लीज उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज करना। The tapasya series that I am using in 11th only will mix and match the questions, okay, and then we will practice. You have to make sure selection लेके आना है बेटा बैच से, सिलेक्ट होना है बैच से, ये आपका प्रॉमिस होना चाहिए। और इसी बात के साथ में मिलेंगे कल की कक्षा में। बाय बाय, थैंक यू।